Hello everyone, welcome or welcome back to Gyan Mimamsa YouTube channel. Today we are going to analyze the newspaper. So let's get started. So our first article is over 100 Indians among hundreds missing in Nepal flash flood flurry. तो नेपाल में जो फ्लड आया है उसके बारे में बताया है कि ये फ्लड क्यों आया है, क्या रीजन है, कहाँ पे देखा गया है ये फ्लड नेपाल में। तो नेपाल में ये फ्लड देखा गया जिसमें जो कैलाश मानसरोवर पे जो यात्रा हो रही थी उसमें भी देखा गया है कि अराउंड 100 से ज्यादा जो इंडियंस है और जो एनआरआईज है वो भी मिसिंग देखे गए। इंडिया ने अंडर आईएएफ जो आईएएफ के एयरक्राफ्ट है उनसे 10 टन्स जो रिलीफ मटेरियल है वो भी नेपाल में सेंड किया है। अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्लड जो है क्यों आया है, अकॉर्डिंग टू ICIMOD क्या है ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उनके एक्सपर्ट्स ने बताया है, आइडेंटिफाई किया है कि जो फ्लड है उसका मेन रीजन जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे आइस रॉक एवलांचेस जो है उसके वजह से देखा गया है। इस एवलांचेस के बाद जो भोते कोसी रिवर है, भोते कोसी रिवर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। भोते कोसी रिवर में जो सडन वाटर सर्ज हुआ, मड स्लाइडिंग हुई और डेब्रीज जो इकट्ठा हुई, इसके वजह से ये प्रॉब्लम देखी गई या फिर ये इतना बड़ा जो फ्लड है वो देखा गया। क्योंकि ये जो एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है, ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो हिमालय जो रीजन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये सारी चीजें, नेचुरल कैलामिटीज जो है यहाँ पे देखी गई। अगर हम अब थोड़ा-सा देखें भोते कोसी रिवर के बारे में, इंडिया से किस तरीके से ये रिलेटेड है, ये देख लेते हैं। भोते कोसी रिवर, तो ये तिब्बत का जो रीजन है, हाई हिमालय, वहां से निकलती है, एक मेजर स्नो फेड रिवर है। इसकी अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये कोसी रिवर सिस्टम की एक सब ट्रिब्यूटरी है या फिर ट्रिब्यूटरी है। अगर इंडिया से इसका कनेक्शन देखे तो कोसी रिवर नेपाल से फ्लो होके ये इंडिया के बिहार में जाती है और बिहार में इस कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये अपना जो पाथ है वो चेंज करती रहती है, अपना जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है, तो काफी प्रॉब्लमैटिक मानी जाती है ये रिवर बिहार के रीजन के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा हम इस रिवर के बारे में भी देख लेंगे। देन उसके बाद त्रिशूली रिवर है। त्रिशूली रिवर की अगर हम बात करें, इंडिया का अगर इसके कनेक्शन देखें, इंडिया के साथ कैसा कनेक्शन है, तो गंडक रिवर सिस्टम से हम इसे लिंक कर सकते हैं। अब बिहार में आती है ये और फिर पटना के पास आके, बिहार के पटना के पास आके ये गंगा रिवर में जो है मर्ज हो जाती है। तो अब हमारा क्या काम है, हम थोड़ा सा रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीजें भी हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि न्यूज में आया है, बहुत बड़ा फ्लड आया है, तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। तो जो गंडक रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एंड देन जो कोसी रिवर है उसके बारे में, उनका कैचमेंट एरिया, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। Okay, next article is a Supreme Court judge accused Rajasthan High Court acting Chief Justice to misuse of power, demand his transfer. अगर इसका हम कॉन्टेक्स्ट देखें या फिर ये न्यूज किस बारे में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस संदीप मेहता, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो राजस्थान के हाई कोर्ट के जज है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस SP शर्मा पर एलिगेशन लगाया है। क्या एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने मिसयूज किया है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, या फिर फेवरेटिज्म के चार्जेस जो है से लगाए हैं। तो एलिगेशंस लगाए, इसलिए ये चीजें जो है न्यूज में है।
हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इसका थोड़ा-सा हम आर्टिकल्स जो है, लीगल कॉन्सेप्ट जो है, वो इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड। जैसे आर्टिकल नंबर 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहता है, जो हाई कोर्ट के ट्रांसफर के प्रोविजन दिया गया है, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें जो प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को के पास ये पावर है कि वो किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं जजेस को। तो आर्टिकल नंबर 222 भी हम याद रखेंगे कि क्या है, इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का प्रोविजन है, ट्रांसफर। अब जैसे जो हाई कोर्ट के जजेस है, उनके पास क्या पावर होती है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है कि वो बेंच अलोकेट करते हैं या केसेस अलाइन करते हैं। मान लीजिए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो बताएंगे कि कौन सी बेंच जो है कौन सा केस सुनेगी या कौन से केसेस किसको अलाइन करेंगे। तो ये पावर जो है उनके पास है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जजेस के पास, हाई कोर्ट के जजेस के पास, चीफ जस्टिस के पास। तो ये सारी चीजें भी बताई गई है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम था, आई गेस कल ही हमने पढ़ा था कोलिजियम सिस्टम के बारे में, जो सीजीआई होते हैं एंड जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो ये सारी चीजें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स है, ट्रांसफर है, वो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन जो है दिया जाता है। और अगर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 223 याद रखेंगे। इसमें क्या बोला है, जब भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस या तो वेकेंट होता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस अगर वेकेंट होता है, तब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जजेस को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट जो है कर सकते हैं। आर्टिकल 223 जो है ये पावर देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखी जा रही है, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड अगर इसमें प्रॉब्लम देखें, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि अगर इंटरनल इश्यूज है, जिसकी वजह से जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रिटी है, उस पर क्वेश्चंस जो है रेज हो रहे हैं इन सारी चीजों की वजह से। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जैसे बेंच को असाइन करने का या फिर ट्रांसफर करने का, इन सब में भी जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम जो है देखने को ना मिले। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसकी डीले देखी गई है, उनके अपॉइंटमेंट की, जो परमानेंट चीफ जस्टिस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट में डीले देखी गई है, जिस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है और इससे ये सारी प्रॉब्लम जो है आ रही है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था इस आर्टिकल का। हमें ज्यादा कि क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्या है, वो याद नहीं रखती, बस हमें आर्टिकल 222 याद रखेंगे, आर्टिकल 223 याद रखेंगे, कोलिजियम याद रखेंगे, और किस तरीके से प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सबका क्या रोल है, हम सिर्फ उतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया एंड यूके टू इम्पैक्ट डेवलप प्रपोजन सिस्टम फॉर नेवी। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, इंडिया एंड जो यूके है उनके बीच में दो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं। इंडिया एंड यूके के बीच में दो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है साइन हुए हैं। इस साइन के साथ क्या होता है, या फिर इसमें क्या एग्रीमेंट किया गया है। फर्स्ट इसमें कहा गया है मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रपोजन सिस्टम के बारे में, मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रपोजनल सिस्टम के बारे में, कि जो इंडियन नेवी है उस इंडियन नेवी के जो 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स है उसमें इलेक्ट्रिक प्रपोजन की बात की गई है। क्योंकि अगर देखें अभी, इससे पहले तक जो इंडियन वॉरशिप है उसमें पहले डीजल, या फिर अभी तक भी हम कह सकते हैं डीजल इंजन या फिर गैस टरबाइन का यूज करते थे। अगर इस प्रोजेक्ट में हम इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपोजन की बात करेंगे, सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े वॉरशिप है उनकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो इसके लिए यूके के साथ हमने ये चीजें जो है साइन की है। एंड जो सेकंड पैक्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया एंड यूके उसके अंदर क्या करेंगे, जो इंडियन आर्मी की लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स है, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स जो है उसकी रेंज 6 किलोमीटर से ज्यादा और स्पीड जो है 1.5 मैक तक लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड की बात की गई है और ज्यादा से ज्यादा उसकी रेंज किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। तो ये दो डेवलपमेंट जो है की गई है। अब ये साइन हुआ है, इस पे जो जो डेवलपमेंट होगी उस पे और नई नई जो एग्रीमेंट होंगे या फिर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, इंडिया और यूके के बीच में दो एग्रीमेंट या फिर दो चीजें साइन हुई है जिसके अंदर आर्मी एंड नेवी का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी का यूके की जो गवर्नमेंट है उनके साथ। बस अभी के लिए थोड़ा सा यही याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल इज रूरल इंडिया नीड्स जॉब नॉट वेज गारंटी। आर्टिकल में क्या बताया गया है, रिसेंटली ये देखा गया है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें उसमें एक फंडामेंटल चेंज देखा गया है। फंडामेंटल चेंजेस जो है आ रहे हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट में। ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल शिफ्ट जो है देखा जा रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट में। जो रूरल इकोनॉमी जो है अब सिर्फ मनरेगा या फिर हम कह सकते हैं नाम चेंज होके जो हो चुका है बीबी ग्राम जी, जो मैनुअल वेजेस गारंटी स्कीम तक ही लिमिटेड नहीं है। सिर्फ ये इन चीजों तक ही लिमिटेड नहीं है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है इन चीजों तक लिमिटेड नहीं है। अगर डेटा के हिसाब से हम देखें तो अराउंड इंडिया में 64% पॉपुलेशन एंड अराउंड 3.78 करोड़ जो यंग यूथ है, वो यूथ का 2/3 रूरल एरियाज में ही रहता है जिनके जो एस्पिरेशंस है वो चेंज हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, जिन जो यंग यूथ है उनके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस भी जो है चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रूरल यूथ की बात करें तो रूरल यूथ जो है वो पहले से ज्यादा एजुकेटेड है, डिजिटली कनेक्टेड है। तो अगर आज का हम रूरल यूथ देखेंगे तो वो ज्यादा एजुकेटेड है अगर हम कंपेयर करें पहले से। एंड उसी के साथ साथ उनका जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो एक्टिव इंटरनेट यूजर है वो रूरल एरियाज में भी देखे गए हैं। साथ ही साथ जो रूरल कंजम्पशन पावर है वो भी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी भी जो डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही है। जो अनस्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, अब उन्हें भी जो अपना यूथ करियर है वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको लोकल एरियाज में ही थोड़ा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिले, वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहे हैं। के साथ साथ मान लीजिए मैनुअल वेजेस स्कीम है, जो रूरल है या फिर रूरल एरियाज में राइटर क्या प्रपोज करते हैं, राइटर प्रपोज करती है कि हम मैनुअल वेजेस के बजाय या मैनुअल वेजेस के जगह जो स्कीम है उसकी जगह हम किस तरीके से कैपिटल को बिल्डअप करने पे काम करें एंड स्किल पे इन्वेस्ट करें, स्किल में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो अराउंड 2030 तक इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी डबल होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया इतना काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में जो है जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल्स है रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना। देन जो रूरल एसएमई क्लस्टर्स है उस पे काम कर सकते हैं कि फार्म इक्विपमेंट पे जो जरूरत की चीजें हैं, टेक्सटाइल के फील्ड में, हेल्थ केयर में, इन सब जगह पे कैसे जो है काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताया है। तो एक सोशल सेफ्टी नेट या फिर इनकम सपोर्ट से जो है वल्नरेबल हाउस होल्ड के लिए ये सारी चीजें बना सकते हैं। इन सारी चीजों से हम काम कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी या फिर स्किल पे हमें काम करना है। जॉब्स जो है
अब मैनुअल लेबर के लिए जॉब्स जो है इतनी जो यंग यूथ है वो चाहते हैं कि वो स्किल जॉब करे, प्रोडक्टिव जॉब करे और उनका जो फोकस है वो इन सारी चीजों पे है। तो अपने वेजेस जो है सिर्फ मनरेगा या फिर वीजीएम पे ही देखना नहीं चाहते, उसके साथ-साथ वो चाहते हैं कि वो इनकम को सपोर्ट करे, स्किल जॉब ले, प्रोडक्टिविटी लेके आए अपने काम में। तो ये सारी चीज़ें ऑथर जो है वो बात कर रही है कि हम किस तरीके से जो लिंक है वो यूथ जो रूरल यूथ है उनके बीच में लेके आ सकते हैं, जिससे मार्केट भी एक्सपैंड हो, मार्केट का जो लिंकेज है वो भी एक्सपैंड हो, कैपिटल भी जनरेट हो और स्किलिंग पे भी काम की जा सके। The next article is Nuclear Power Operators plans new design unit to support private player। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस आर्टिकल में जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने एक न्यू डिजाइन सेटअप किया है, न्यू डिजाइन बनाया है। जो प्राइवेट प्लेयर्स जो है, जो प्राइवेट ओन प्लेयर्स है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, इंडिजीनियस प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने में जो टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट, देन डिजाइन रिव्यू, उसके साथ साथ जो क्वांटिटी अश्योरेंस है या फिर क्वालिटी अश्योरेंस है वो देने की बात कर रहे हैं इंडिजीनियस PHWR पे या फिर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर पे। जब जैसे जो शांति एक्ट फ्रेमवर्क है उसका अगर हम देखेंगे, शांति एक्ट फ्रेमवर्क, शांति एक्ट के अंडर शांति की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, इसके ड्राफ्ट के जो रूल्स है उसके बाद उसमें जो चेंजेस आए उसके बाद इस न्यूक्लियर सेक्टर में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है उसके लिए ओपन कर दिया गया है। उस ओपन करने के साथ साथ शांति जो एक्ट है उसमें भी किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि पार्टिसिपेशन अब बढ़ चुका है या बढ़ जाएगा। देन उसके साथ साथ जो CEA 2047 का टारगेट है उसे भी अचीव करना है। CEA मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, इसने एक टारगेट दिया है जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर कैपेसिटी को हिट करना है या न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो गेन करना है। अगर हम प्रेजेंट में देखें NPCIL के बारे में, NPCIL जो है ऑपरेटिंग उसकी कैपेसिटी जो है वो 8.7 गीगावाट इलेक्ट्रिक देखी गई है। तो हमें इसे 100 तक हिट करना है या फिर हमें ये जो अचीवमेंट है वो उसे कंप्लीट करनी है। तो ये सारी चीजें देखी जा रही है। इसी के साथ साथ देखा गया है कि क्यों जो गवर्नमेंट है वो PHWRs को प्रेफर्स कर रही है, पेरिशेबल हेवी वाटर रिएक्टर जो है उन्हें क्यों प्रेफर कर रही है, क्योंकि कॉस्ट जो है उसका कम देखा गया है, कॉस्ट जो है उसमें कम आ रहा है। जैसे अगर इंडिजीनियस अगर हम देखें कि कॉस्ट जो है वो अराउंड 18 करोड़ पर मेगावाट इलेक्ट्रिक देखा गया है अगर हम इंडिजीनियस तरीके से बनाते हैं। पर जब भी हम फॉरेन रिएक्टर की बात करें या फिर फॉरेन रिएक्टर्स जैसे रशिया, फ्रांस, यूएस के लाइट वाटर रिएक्टर की बात करें तो उसकी कॉस्ट जो है हमें अराउंड 34 करोड़ मेगावाट इलेक्ट्रिक देखी जा रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट की भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, इस वजह से हम इसे प्रेफर करें। उसके साथ साथ इंडिया के पास जो है PHWR के लिए पहले से डिजाइन जो है बने हुए हैं या फिर स्टैंडर्ड डिजाइन जो है पहले से है। देन डोमेस्टिक वेंडर सप्लाई भी है, सप्लाई में भी प्रॉब्लम जो है इंडिया में नहीं देखी जाएगी। देन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें भी इंडिया के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉस्ट हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ फॉरेन
टेक स्टॉक की बात करें हम, तो हाई कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और लैंड की लाइबिलिटी की वजह से भी इश्यूज जो है देखे जा रहे हैं, लॉन्ग डिलेज जो है देखे जा रहे हैं। तो इस वजह से अब हम जो है प्रेफर कर रहे हैं पीएच डब्ल्यू आर को, पीएच प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को, जो इंडिजीनियस बनाए जाएंगे और जिससे कॉस्ट भी कम होगा, और क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इसके लिए, वो भी कंबाइन होके बहुत अच्छा इंडिया को फेवर देगी, इसलिए हम ये सप्लाई जो है चेंज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ कैन स्टेट यूज डिजास्टर फंड फॉर हीट वेव्स। हीट वेव्स के बारे में किस, क्योंकि अब हीट वेव्स को जो है डिजास्टर के अंडर देखा गया है, लिस्ट में जो है ऐड ऑन कर दिया है, इससे किस तरीके से स्टेट जो है फंड को यूज करेंगे, ये इस आर्टिकल में दिया गया है। तो क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया था कि जो हीट वेव्स एंड जो लाइटनिंग है, इसको नोटिफाइड किया है एज अ नेचुरल कैलामिटीज, और इसको ऐड कर दिया गया है उस लिस्ट में जो नेचुरल कैलामिटीज की लिस्ट थी। तो अब हमारे पास 14 ऐसे लिस्ट है, 14 ऐसे नंबर्स है जिसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज है। अब इस मूव के बाद स्टेट के पास जितने भी जो स्टेट्स है जहां पे हीट वेव्स आती है, स्पेसिफिकली स्टेट्स के पास अब हीट वेव के रिलीफ के लिए, रिलीफ एंड उसके मिटिगेशन के लिए, ये किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं, उसके लिए स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड का पूरा कॉर्पस जो है यूज कर सकती है। अब स्टेट इन सारी चीजों को कैसे रिलीफ देगी, कैसे मिटिगेट करेगी, उस पर काम करेंगी। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने 2026 से लेकर 31 तक के पीरियड के लिए स्टेट को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर कुछ मनी जो है वो रिकमेंडेड किए हैं। प्रॉब्लम पहले ये थी कि हीट वेव को एक लोकल डिजास्टर की तरह माना जाता था, तो लोकल डिजास्टर की तरह मानते थे, तो इसलिए जो इसकी ट्रीटिंग होती थी वो एसडीआरएफ में मैक्सिमम 10% ही जो है खर्च कर सकते थे। बट अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एसडीएफआर है, एसडीआरएफ जो रिस्पॉन्स फंड है, रिस्पॉन्स फंड अब किस तरीके से रिलीफ देंगे, क्या कॉम्पनसेशन देगा, इस पे काम करेंगे। रिलीफ पर कॉम्पनसेशन, देन इमरजेंसी लॉस मैनेजमेंट में यूज होगा। उसी के साथ साथ जो एसडीआरएम है या मिटिगेशन फंड है, मिटिगेशन फंड को कहाँ यूज करेंगे, किस तरीके से हम ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेंशन कर सके, जैसे कूलिंग सेक्टर बनाने की बात की गई है, कूलिंग शेल्टर्स, अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बनाने की बात की गई है। ये जो मनी है इन दोनों फंड्स में यूज होगा। एक का काम होगा रिस्पॉन्स करना जब चीजें हो जाती है, या हीट वेव से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे रिलीफ कैसे दे, जो लोग इसे सफर कर रहे हैं उसे कॉम्पनसेशन कैसे करे, और जो भी लॉस हुआ है उसको कैसे कॉम्पनसेट करे। उसी के साथ साथ एसडीएमएफ फंड में क्या बताया गया है, जो मिटिगेशन फंड है, कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में चीजें बेटर कर सकते हैं, कूलिंग शेल्टर बना सकते हैं, अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बताई गई है। बट अगर इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस देखें, ये दो, तो कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस अगर हम देखें, चैलेंजेस चैलेंजेस में हम क्या देख सकते हैं कि लोकल प्लान्स की जो है कमी है, लैक ऑफ लोकल प्लान्स, लोकली जो प्लानिंग है वो उसकी कमी देखी गई है, क्योंकि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके पास अभी भी लोकल हीट एक्शन प्लान्स ही नहीं है, HAPs जो है नहीं है, हीट एक्शन प्लान जो है उसकी कमी देखी गई है। देन हम कह सकते हैं जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसमें भी कमी देखी गई है, टेक्निकल कैपेसिटी में भी कमी देखी गई है। इट मीन्स जो लोकल बॉडीज के पास प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है वो भी कम देखी गई है। एंड जो हेल्थ सर्विलेंस है उसमें भी कमी देखी गई है, हेल्थ सर्विलेंस में मान लीजिए हीट स्ट्रेस होते हैं, उससे
होने वाली कोई भी क्रॉनिक हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी रिपोर्ट्स या फिर उसको कैसे सर्विलेंस करे, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी भी लोकल प्लान्स में इंक्लूड नहीं हुई है। तो ये सारे जो चैलेंजेस वो भी देखने को हमें मिल रहे हैं। तो फाइनेंस देने से ये सारी चीजें या फंड्स जो है वो ठीक से अप्रोप्रिएटली तरीके से मैनेज हो पा रहे हैं, या फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो या फिर बहुत ज्यादा जो स्टेट है, लोकल एरियाज है, वहां पे उसको उस फंड का जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोकल क्लाइमेट स्पेसिफिक जो है उसे रेडी करने की जरूरत है। पैरामीटर्स को श्योर करने की जरूरत है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है, कि टेम्परेचर कितना हो जाता है, या कौन कौन से टेम्परेचर पे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखी जाती है, और उसके साथ साथ हेल्थ को कैसे इंटीग्रेट करके, हेल्थ सर्विलेंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जो फंड हमें मिल रहा है वो उसे हम ठीक तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज द हाई कॉस्ट ऑफ इंडियाज प्राइवेट हेल्थ केयर होम। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसने अपनी 176 रिपोर्ट जो है वो बताई है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने हाईलाइट किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो इंडियन फैमिलीज के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इंडियन फैमिलीज है, जो इंडियन हाउस होल्ड है, उसके लिए कितना बड़ा जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल शॉक जो है, सीवियर फाइनेंशियल शॉक लेके आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो है ये इंफॉर्मेशन मिली है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो इंडियन हाउस होल्ड है उस पर कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है, फाइनेंशियल कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है। तो अगर हम इसका कॉस्ट डिफरेंस देखें, अगर हम इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल है, तो उसमें जो कॉस्ट है उसमें काफी ज्यादा जो है डिफरेंस देखा गया है। कैसे डिफरेंस है? प्राइजेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हम एक एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट देखें, एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें, और दूसरा अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में देखें, तो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखा जा रहा है। जैसे अगर एवरेज कॉस्ट हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें तो ये अराउंड 50,508 रुपीज इतना जो है एक एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल में स्पेंड हो रहा है। और अगर हम पब्लिक गवर्नमेंट फैसिलिटीज की बात करें और उसमें स्पेंडिंग बोले कि पब्लिक हॉस्पिटल में कितनी स्पेंडिंग हो रही है, तो ये अराउंड 6,631 हो रही है। तो इतना ज्यादा जो है कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट देखे अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स का, तो ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। उसके बाद उन्होंने बताया, रिपोर्ट में बताया, जो चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पीरियड पे जो कॉस्ट है, या फिर डिलीवरी के टाइम पीरियड पे जो कॉस्ट है चाइल्ड बर्थ के, उसमें भी प्राइवेट फैसिलिटीज में जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेटली जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है। अराउंड 37,000 प्राइवेट में, अराउंड 37,630 रुपीज जो है एक्सपेंड किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर देखा जा रहा है। अगर इसे हम कंपेयर करें पब्लिक फैसिलिटीज से या पब्लिक हॉस्पिटल से, तो इसमें एक्सपेंडिचर जो है अराउंड 2,299 रुपीज का देखा गया है। तो इतना ज्यादा जो है डिफरेंस देखा जा रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटलाइजेशन में। ये सारी चीजें जो है बताई है इस आर्टिकल में। तो इन सबको देखते हुए जो कमेटी है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है सबमिट किया। अराउंड 368 रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पॉलिसी प्रपोज करके या पॉलिसीज में चेंज करके हम कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने हम कह सकते हैं बोला है कि स्टैंडर्डाइज पैकेज रेट्स, स्टैंडर्डाइज पैकेज रेट्स की बात की है। उन्होंने बोला है कि जो मेडिकल प्रपोजल्स है उसमें एक मैंडेटरी प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है देने की बात करी है, ताकि जो ये पैकेजेस का रेट है वो फिक्स हो जाए पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें। देन उन्होंने बात करी है कि जो रूम
मान लीजिए जो रूम्स होते हैं, प्राइवेट रूम्स जो होते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो रूम होते हैं, उस पे कैपिंग लगानी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बेसिक रूम है, वो अराउंड 3 स्टार होटल जितना एवरेज टैरिफ जो है लेना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा हम महँगा नहीं कर सकते किसी रूम को। एक कैपिंग लगाने की ज़रूरत है प्राइवेट रूम्स में। देन उन्होंने कहा है कि जो क्रॉस सब्सिडाइज़ेशन है, बेड रिज़र्वेशन है, उस पे भी काम करना है। जैसे मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म हो गया, फॉरेन पेशेंट्स जो इंडिया में आते हैं, उसी के साथ-साथ जो हाई-टेक वर्ड्स वाले इंडिविजुअल भी है, उनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जो है पुअर इंडियंस जो है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करने में की कर सकते हैं। तो जो आयुष्मान भारत पीएमजे बेनिफिशियरी है, उनके लिए इन पैसों को या इन रेवेन्यू को जो है यूज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और जो बेड है उन्हें रिजर्व कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन उन्होंने दी है जो एफडीआई पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसे रिव्यू करने की बात की गई है। जो गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई का जो रूल है, उसे फिर से रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है या फिर जो पॉलिसीज बनाई है, वो कहीं ना कहीं जो एफडीआई है, उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती है। इसलिए इन्होंने ये सारे रिकमेंडेशन जो है दिए हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि इंडिया में जो है एफडीआई ज्यादा से ज्यादा है, जो वो रेवेन्यू है वो फिर पुअर इंडियंस है या फिर पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे फुलफिल कर सके। दूसरा, अगर हम देखें पॉलिसी डिलेमा की अगर हम बात करें, क्योंकि पॉलिसीज बन रही है बट उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, अगर हम पॉलिसी डिलेमा की बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। एक तरफ तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट जो है वो टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में, और जो रूरल एरिया है वहां पे हेल्थ केयर को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर को हेल्थ केयर के एक्सपेंशन की बात करें, बट दूसरी तरफ जो प्राइवेट एंड जो फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एफडीआई में इस तरीके के रिस्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जिससे जो फॉरेन कैपिटल है या जो प्राइवेट कैपिटल है उसमें रिस्ट्रिक्शन देखी जा रही है। तो अगर हमें रूरल एरियाज तक, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक हेल्थ केयर को एक्सपैंड करना है, तो हमें इसके लिए एफडीआई की भी जरूरत पड़ेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की या प्राइवेट रेवेन्यू की भी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के साथ ही हम जो हमारा हेल्थ केयर है उसे एक्सपैंड कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज से सारी हेल्थ केयर को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट कैपिटल की बात करें, अब प्राइवेट कैपिटल में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती है। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होती है। जैसे लैंड की जरूरत होती है, मान लीजिए एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, देन आईसीयूज, डिजिटल सिस्टम, लैब्स और ट्रेन पर्सनल्स, इन सब चीजों की जो है रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक हॉस्पिटल्स को अगर हम देखें, तो वो पब्लिक हॉस्पिटल फिर अकेला जो है, पब्लिक हॉस्पिटल्स अकेला सेकेंडरी और टर्शरी जो केयर है, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर है, उसकी ह्यूज डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी जो है जरूरत पड़ेगी। उसी के साथ साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट इक्विटी फंड की जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट जो फंड होगा, हम उसे कैपिटल जनरेट करेंगे, टेक्नोलॉजी जनरेट करेंगे, और जो भी हॉस्पिटल्स के मैनेजरल कैपेसिटी है उसको भी एक्सपैंड करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल्स की नीड है, पब्लिक हॉस्पिटल्स की नीड है, हमें इन्वेस्टर्स की भी नीड है, क्योंकि इन सारी चीजों से जो फार्मा है या फिर जो मेडिसिन है, उसमें भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसीज को भी थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि किस तरीके से अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो बहुत सारा एफडीआई जो है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो कम देखने को मिल सकता है। अगर हम ज्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन करेंगे, अगर हम एक्सेसिव रेगुलेशन करते हुए दिखाई देंगे,
हेल्थ केयर सेक्टर में, या फिर अगर एफडीआई की बात करें तो एक्सेसिव रेगुलेशन से क्या होगा, ओवर अगर यार रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत अनप्रिडिक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमें कैपिटल जो हेल्थ केयर सेक्टर है या फिर जो दूसरे कंट्रीज के सेक्टर है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लगी या फिर ऐसे रिव्यूज लेके आए, पॉलिसीज ऐसी बनी जिससे यहाँ पे एफडीआई जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देखी जा रही, तो जहाँ पे एफडीआई इंडिया से आउटफ्लो होके किसी और कंट्रीज में भी जा सकती है, शिफ्ट कर सकती है। तो जो हमारा हेल्थ केयर का एक्सपेंशन है कि हम टीयर 2 टीयर 3 रूरल एरियाज तक एक्सपैंड करें, तो एक्सपेंशन जो है वो स्लो हो सकता है अगर हम एक्सेसिव रेगुलेशन लगा के चलते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हम प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम्स की बात करें या फिर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से रूरल एरिया या फिर बहुत जगह एक्सपैंड नहीं कर सकता अकेले, उसे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बट अगर प्राइवेट हेल्थ केयर में चैलेंजेस अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन की कमी होती है या फिर लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को नॉलेज ही नहीं होती कि एमआरआई क्यों करा रहे हैं, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर एडमिशन कितने दिन या फिर बेड्स कितने दिनों तक के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें या फिर कोई भी तो लोगों के पास नॉलेज की भी कमी है, और जो हॉस्पिटल्स है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से जो प्रोवाइडर होता है वो ही प्राइस को, वो ही ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कितना लंबा होगा, क्या वॉल्यूम होगा, इन दोनों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हेल्थ केयर में हम प्रॉब्लम देखते हैं वो होता है कमर्शियल टारगेट्स कंप्लीट करने का, कमर्शियल टारगेट एंड प्रॉफिट प्रेशर। क्योंकि मशीन्स बहुत महँगी आती है या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो स्पेशलिस्ट है उनको हाई सैलरीज भी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, तो स्पेशलिस्ट में, और हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी इस तरीके से बिल्टअप किया जाता है या इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसमें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर मैनेजमेंट या रेवेन्यू के जो टारगेट होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। कमर्शियल प्रेशर जो है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में देखा जा रहा है, ज्यादा देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे कोर प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर एफडीआईज या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ये दोनों ही प्रॉफिट ड्रिवन हम कह सकते हैं। बट रियल क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट जो भी आ रही है, जहां से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे वो डोमेस्टिक से हो या एफडीआई से हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या जो नीड्स है वो पूरी हो रही है मार्केट में, क्या न्यू बेड्स एड ऑन हो रहे हैं, या फिर बस जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उन्हें ही दिया जा रहा है, या फिर वहां से ही बेड को जो है एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल में देखा जा रहा है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि न्यू चीजें बन रही है, एग्जिस्टेंस जो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस हॉस्पिटल्स जो है उसे ही हम बाय आउट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। तो ये सारी चीजें भी करनी है, इन्वेस्टमेंट आना ही सिर्फ मेन प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है या कहाँ से आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, या फिर हमें काम किस पे करना है कि डोमेस्टिक से आए या एफडीआई से आए, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या वो इन्वेस्टमेंट सिस्टम या इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों पे भी जो है काम करने की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक्सपेंशन हो, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसे स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि सारे सेक्टर्स तक पब्लिक हॉस्पिटल जो है कभी भी लास्ट रिसोर्ट की तरह ना देखे, बल्कि एक ऐसा अच्छा ऑप्शन हो। हम ये ना सोचे कि हमारे पास अवेलेबल मनी नहीं है, अवेलेबल हॉस्पिटल आसपास नहीं है, इसलिए हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाए। हमें पब्लिक हॉस्पिटल्स को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन करना है कि लोग जेन्युइनली जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल को अपना एक ऑप्शन बनाए। दूसरा, हम प्राइमरी जो केयर है उस पर फोकस कर सकते हैं।
प्राइमरी केयर पे फोकस जो है हमें बढ़ाना है, ताकि डिजीज का जो है अर्ली स्टेज पर ही उसे प्रिवेंट कर सके या डिटेक्ट कर सके और ट्रीट कर सके। प्राइमरी केयर का ये मतलब होता है हमारा। हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमें बीमारी हो जाती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं या तब हम उसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। बट प्राइमरी केयर में हम देख सकते हैं कि कब, जब बीमारी होने से पहले ही उसको ट्रीट करे, उसे डिटेक्ट करे या उसे प्रिवेंट करे। उसके साथ साथ इंश्योरेंस इंसेंटिव पे भी काम करना है। पीएमजे जैसे जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको भी प्रोड्यूस करना है, ताकि लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचे। और उसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी हाई करना है, ताकि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन भी अच्छा रहे। पब्लिक हेल्थ केयर एंड प्राइवेट हेल्थ केयर में भी कोई प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिले। इंडिया के हेल्थ केयर प्रोग्रेस का अगर हम ट्रू मेजरमेंट देखें तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कितना मनी फ्लो हो रहा है ये नहीं है, पर मेडिकल टूरिज्म का एनुअल ग्रोथ कैसे हो रहा है ये सारी चीजें भी देखना है। तो रियल मेजरमेंट जो है लेना है कि ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन जो है किस तरीके से काम कर रही है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मेकिंग इंडिया फूड सिस्टम क्लाइमेट प्रूफ के नॉट वेट। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारा फूड सिस्टम है, फूड प्रोडक्शन है या फिर फूड ग्रेन्स है, हम उसे किस तरीके से क्लाइमेट प्रूफ बना सकते हैं और इससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होगा। अगर हम इंडिया की बात करें, अराउंड 1960s में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो फूड एड के लिए डिपेंडेंसी देख रहा था। हम जो है फूड के लिए हेल्प मांग रहे थे, डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर। अगर आज की बात करें, इंडिया जो है वो ग्लोबल मेजर फूड प्रोड्यूसर बन चुका है। तो ये जो एजेस का गैप था, इसमें इंडिया ने जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दी है। इंडिया ने अब बफर स्टॉक्स बना लिए हैं। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके थ्रू जो है 800 मिलियन पीपल को फूड ग्रेन्स जो है दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इतने टाइम से, इतने डिकेड से जो है इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने, फूड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से हमें पता चलता है, हमने सीड्स पर काम किया है, हमने इरिगेशन पे काम किया है, हम किस तरीके से स्टोरेज सिस्टम जो है हमारा उसे हमने डेवलप किया है, प्राइस सपोर्ट, ताकि बहुत ज्यादा प्राइस में जो है डिफरेंस ना देखा जाए, प्राइस सपोर्ट दिया है। उसी के साथ साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर भी हमने काम किया है। तो ये सारी चीजें देखते हैं इंडिया जो है इन डिकेड्स में, हम 1960s की बात करें, उससे इंडिया ने काफी जो है प्रोग्रेस किया है। बट अब न्यू चैलेंजेस जो है वो भी आ रहे हैं इंडिया के सामने। अगर हम पॉलिसी चैलेंज की बात करें या फिर चैलेंजेस देखें, इस टाइम पीरियड में क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिससे फूड प्राइसेस जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, फूड ग्रेन्स से क्या प्रॉब्लम है या फिर एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम देखी जा रही है। अगर हम उसे कोर चैलेंजेस या कोर इश्यूज की बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं देखी जाती है। रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। उसी के साथ साथ वेदर्स जो है हमें एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिलते हैं। वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी देखी जा रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है देख रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो अफोर्डेबल फूड है वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम देखी जा रही है। एंड जो न्यूट्रिशन फूड है उसकी सप्लाई भी जो है कम देखी जा रही है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे फूड सिक्योरिटी के अंदर। अगर हम देखें, अगर इंडिया की इनिशियल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया अगर फूड ग्रेन की बात करें तो 2025 और 2024 से 2025 का अगर हम डेटा देखें तो इसमें हमें बताता है कि इंडिया में 350 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है, जिसमें सिर्फ राइस एंड व्हीट है। तो राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो अराउंड 350 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है, अगर इसका डेटा देखें हम तो।
जिसमें जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या पीडीएस की बात करें हम, अगर हम पीडीएस की बात करते हैं या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, तो उसमें भी जो फूड की रीच है, पोर्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो राइस एंड व्हीट भी हमने देखा कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वन नेशन वन राशन कार्ड से भी इसका एक्सपेंशन जो है वो बढ़ चुका है। उसी के साथ-साथ जो इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक ये फूड जो है पहुंचता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देख रही है, क्लाइमेट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट की वजह से जो रिस्क देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट रिस्क क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट रिस्क से जो पूरा फूड वैल्यू चेन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। फूड वैल्यू चेन जो है वो अगर हम प्रोडक्शन की भी बात करें, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, एक्सट्रीम हीट की वजह से जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन, वीट की यील्ड जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। जबकि जो मॉनसून है जिसके वजह से फ्लड्स या हम कह सकते हैं ड्रॉट देख रहे हैं सेम ही सीजन में। कल भी हमने आर्टिकल पढ़ा था कि एक ही एरिया में फ्लड भी देखे जा रहे हैं। असम का एग्जाम्पल देखा था कि फ्लड भी देखे जा रहा है और बहुत सारी जगह है जहाँ पे ड्रॉट भी देखे जा रहा है। तो इससे प्रोडक्शन पे भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्योंकि हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है, मॉनसून जो है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो जो फार्मर्स है वो ग्राउंड वाटर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी देखा गया है, ग्राउंड वाटर जो है उसमें कमी देखी गई है। उसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी डैमेज हो रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। इसी के साथ साथ जो सोशल इकोनॉमिक थ्रेट है वो भी देखने को मिल रहा है। सोशल इकोनॉमिक थ्रेट, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, मार्केट जो है स्टेबल नहीं है, वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली जो पुअर हाउस होल्ड है उसमें जो न्यूट्रिशन फूड था उसका एक्सेस लिमिट हो चुका है। न्यूट्रिशन फूड का एक्सेस जो है वो लिमिटेड हो गया है इन सारी चीजों की वजह से, मार्केट के वोलेटिलिटी के वजह से। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। तो हमें रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। रिफॉर्म्स हम कहाँ कहाँ लेके आ सकते हैं, जैसे हमें अपना जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे राइस एंड व्हीट से बियॉन्ड लेके जाना है। अगर हम करंटली देखेंगे राइस और व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, जोग्राफिकल एरिया में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह पे व्हीट एंड राइस जो है वो ग्रो करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रेस है वो भी बहुत बढ़ रहा है। ग्राउंड वाटर का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम व्हीट राइस के साथ साथ मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड एंड इसी के साथ जो न्यूट्री सीरियल्स है उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि फूड अक्रॉस रीजन जो है एक्सपैंड होने में हेल्प मिलेगा। उसी के साथ साथ जो प्राइस सपोर्ट है या लोकल लेवल पे जो कंडीशंस है उसी के साथ साथ अलाइन हो गया। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स को उगाने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम कंपेयर करेंगे राइस से या व्हीट से। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है अलाइन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ पीडीएस फूड बास्केट जो है उसे भी हमें पीडीएस फूड बास्केट जो है उसे भी हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो फूड बास्केट है स्पेसिफिकली लोकली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जहां पे जो चीजें मिल रही है, जहां पे जो चीजें उग रही है वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जैसे मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गए। इससे क्या होगा, इससे फूड सिक्योरिटी भी पे भी काम करेंगे हम और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, वाटर कंजर्वेशन भी हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट जो है देखा जा सकता है और इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है वो भी हम देख सकते हैं। आईएमडी
कि अगर हम माने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अगर फोरकास्ट को हमने डायरेक्टली देखा जाए या फिर हम देखेंगे तो बफर स्टॉक पे भी हमें काम करना है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हम ले सकते हैं जो आईएमडी है उनके साथ कोलैबोरेट करके कि किस तरीके से जो वाटर स्ट्रेस है उसे कम करेंगे। हीट में कौन कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं जब एक्सट्रीम हीट होगी, सप्लाई चेन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारे काम जो है करने की ज़रूरत है। उसी के साथ-साथ जो फार्मर्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर खराब होता है या फिर अच्छा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो असर है वो फार्मर्स पे ही पड़ता है। तो हम फार्मर्स को एम्पावर करने की बात करेंगे, कि हम किस तरीके से फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं ताकि जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस सीड्स है, उन्हें वो प्रोवाइड करे। क्लाइमेट रेसिस्टेंट सीड्स की जो वैरायटीज है वो उन्हें प्रोवाइड करें, माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज उन्हें दे, देन फार्मिंग के बारे में उन्हें और समझाए, डिजिटल एडवाइजरी जो है उन्हें बताए। उसी के साथ साथ जो इंश्योरेंस है, वेदर इंडेक्स का जो इंश्योरेंस है वो भी उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए हमें पब्लिक एंड प्राइवेट और कोलैबोरेशन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, सर्टिफिकेशन देने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं ताकि हम फार्मर्स को एम्पावर कर सके। उसी के साथ साथ हम जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है, सप्लाई चेन है, उसे किस तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो वेयर हाउसेज है उसे कैसे फ्लड रेसिस्टेंट बनाए, टेम्परेचर सूटेबल स्टोरेज सिस्टम जो है लेके आने की जरूरत है, कोल्ड चेन को एक्सपैंड करने की जरूरत है, और जो ट्रांसपोर्ट है उसे भी इस तरीके से लिंक करना है कि जल्दी से जल्दी जो पेरिशेबल फूड्स है या पेरिशेबल आइटम्स है उसे कैसे सेफ तरीके से पहुंचा सके। तो ये सारी चीजें करने की हमें जरूरत है। ग्रीन बॉन्ड्स बना सकते हैं हम, फाइनेंस से इसका इंश्योरेंस का जो है यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके हम क्लाइमेट से कहीं ना कहीं अलाइंड होके फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दे सकते हैं, फूड सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। हमें फूड बफर जो है उसको भी इवॉल्व करते हुए चलना है क्लाइमेट के हिसाब से। ऑलराइट, तो आज के हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है समझ लिए हैं। अगर आपको समझ आए, आपको अच्छी लगी वीडियो, so do like, share and subscribe to Gyan Mimamsa YouTube channel. Thank you. Have a good day and all the best.